आपाधापी की वजह से हम जिन मुद्दों को टच नहीं कर सकते हैं, जिन पर बात नहीं कर सकते हैं, क्या हम विस्तार से चर्चा जिन पर नहीं कर सकते हैं, वहां हम यहाँ पर आके उस पर चर्चा करते हैं और विस्तार से दर्शकों की राय जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो तमाम एक्सपर्ट भी हमारे साथ जुड़ते हैं। जो आज का मुद्दा है दरअसल बेहद बड़ा मुद्दा है, गंभीर मुद्दा है। मैं अक्सर कहता हूं कि जो शिक्षकों से जुड़ा हुआ सवाल है वो रोजगार का सवाल नहीं है, वो करियर का सवाल नहीं है, वो बिहार के भविष्य का सवाल है, पीढ़ियों के निर्माण का सवाल है। क्योंकि एक स्लोगन सबने सुना होगा, यहाँ पर दिलीप जी, सौरभ जी सब जुड़े हुए हैं, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। हमने भी बचपन से हमने सुना, हम बड़े हुए, बाकी हमारे बच्चे भी बड़े हो रहे हैं। लेकिन आज बिहार के तमाम शिक्षक, लाखों शिक्षक पूछ रहे हैं कि स्कूल कब चले हम, स्कूल चले हम, लेकिन कब। कोई एक दुविधा की स्थिति बन गई है, एक भ्रम की स्थिति बन गई है। और ये जो संकट है ना, ये क्रिएटेड क्राइसिस है। क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा था, कितनी पीढ़ियां 10 से 4 में पढ़ के निकल गई। मैं ये नहीं कह सकता कि वो टाइम नहीं बदल सकता, बदलना भी चाहिए। लेकिन उसके बाद 9 से 5 किया गया। उसके बाद मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बोल दिया कि आप 15 मिनट पहले जाइए, 15 मिनट बाद चले जाइए, पहले आइए। उसके अगर उस दिन सदन में मुख्यमंत्री का ये स्टेटमेंट नहीं होता तो वो लेटर भी वायरल नहीं होता, जो फर्जी लेटर वायरल हुआ। और उसके बाद शाम होते होते शिक्षा महकमे को सफाई देनी पड़ी। एक बार स्थिति तो क्लियर कर दें बाहर आकर के कि हाँ, असल में बच्चों की ये टाइमिंग है, शिक्षकों की ये टाइमिंग है, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। मुख्यमंत्री सदन में बोलते हैं तो वो जाने क्या हो रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर विभाग को कौन चला रहा है और क्या फॉर ग्रांटेड लिया जा रहा है। एक तरफ तो लाखों लोगों को नौकरी दी जा रही है TRE 1 में, TRE 2 में, TRE 3 में, और दूसरी तरफ इस तरीके के उलझुल फैसले, हम डोमिसाइल के मसले से ही देख रहे हैं, इस तरह के उलझुल फैसले किए जा रहे हैं। और सारा जो तैयार भोजन है उसमें केरोसिन डाल दिया जा रहा है ताकि जो है फजीहत हो जाए सबकी। ये कौन ऐसा कर रहा है, इसकी हम बात करेंगे और इस पता लगाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मधु मंजरी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता है। मधु जी आपका स्वागत है। धीरज कुशवाहा है, JDU के प्रवक्ता है। धीरज जी आपका स्वागत है। बाकी बीजेपी कांग्रेस से भी लोग हमारे पास जुड़ेंगे। सौरभ हमारे साथ हैं, छात्र नेता हैं, और दिलीप जी हमारे साथ हैं, छात्र नेता हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। बाकी और लोगों को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। पहले बारी बारी से दिलीप जी, सबसे पहला सवाल आपसे कि आप भी तो मिलते होंगे शिक्षकों से, छात्रों शिक्षकों के बीच में रहते हैं। दिलीप जी, आप पता है बिहार के शिक्षकों को कि स्कूल कब जाना है, पता है? अभी तो बिहार के शिक्षक खुद कंफ्यूज है, वो स्कूल कब जाए। मुख्यमंत्री जी की बात को माने या के पाठक जी की बात को माने, शिक्षा विभाग के लेटर को माने, तो किस लेटर को माने। यहाँ तक कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी भी नहीं जवाब दे पा रहे हैं कि वो क्या करे। कभी लेटर भेजा जाता है कि 9 से ये 10 से 4 स्कूल होगा, फिर लेटर आता है सामने कि नहीं वो लेटर तो फर्जी था। अरे भाई, जब फर्जी लेटर था तो कैसे चला गया जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास? लेटर गया कैसे जिला शिक्षा पदाधिकारियों के पास अगर फर्जी लेटर था तो? और किसने ये फर्जी लेटर जारी किया, उस पर कार्रवाई हुई क्या? नहीं हुई। ये जो स्कूल का भी चल रहा है, पहले स्कूल का टाइमिंग 10 से 4 हुआ करता था जब हम लोग पढ़ाई किए। नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने स्कूल का टाइमिंग 9 से 3 कर दिया। 9 से 3 स्कूल का टाइम नीतीश कुमार जी ने किया था। उसके बाद पहले क्या था, मैट्रिक की परीक्षा जो होता है, जिसको बोर्ड परीक्षा कहते हैं, 9 और 10 दोनों को मिलाकर होता था। 9th से 60% क्वेश्चन रहते थे और 10th से 40%। इसी तरह तो 12th जिसको बोलते हैं, इंटर बोलते हैं, उसमें 11, 12 दोनों से प्रश्न पूछे जाते थे। लेकिन जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने तो 10th का मतलब सिर्फ 10th, 9th का क्वेश्चन नहीं बोर्ड में पूछा जाएगा, इंटर में भी सिर्फ 12th का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो ये सब उन्होंने सुधार किया। स्कूल का टाइमिंग 9 से 3 कर दिया। तो अब फिर अगर 10 से आपको 4 करना है, तो जब मुख्यमंत्री जी बोल दिए कि 10 से 4, तो अधिकारी कौन होते हैं भाई उनकी बात की अवहेलना करने वाले? क्या मुख्यमंत्री जो है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की क्या हैसियत है सबको पता है। राज्यपाल की नहीं चलती है। संवैधानिक रूप से राज्यपाल प्रमुख होते हैं राज्य के, लेकिन सबको पता है कि वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री ही होते हैं। लेकिन यहाँ तो लग रहा है कम से कम कि वास्तविक प्रधान एक अधिकारी हो गए हैं बिहार के शिक्षा विभाग के, कि मुख्यमंत्री जी की बात को भी नहीं माना जा रहा है। और के पाठक जी का देखिए, एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने पहले कहा कि 9 से 5 ही स्कूल रहेगा। फिर जब फजीहत हुई तो फिर बोलते हैं कि 10 से 4 ही तो स्कूल है, 9 बजे से थोड़ा पहले आ जाइए, 4 बजे के थोड़ा बाद चले जाइए। इतना एकदम हंस के वो बोलते हैं कि 9 से थोड़ा पहले आइए, 4 के थोड़ा बाद जाइए। लेकिन मैंने उस दिन भी ये बात को भांप लिया था
ये 9 से थोड़ा पहले कर रहे हैं, तो 9 से थोड़ा पहले क्या, सॉरी 10 से थोड़ा पहले, 10 से थोड़ा पहले का क्या इनका मतलब? कल को ये कह देंगे 10 से थोड़ा मतलब हमारा था कि 9 बजे आइए, तो ये तो कंफ्यूजन दूर होना चाहिए ना। सबसे पहले ये कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। और बार बार जी बात इतनी नहीं है दिलीप जी, 9 बजे अगर ओपन करना है तो उसके लिए 8:30 बजे आना पड़ेगा। यही है ना, यही आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रहे हैं, सरकार कर रही है, शिक्षा विभाग कर रहा है। के पाठक जी ने बहुत सारा काम अच्छा किया है, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि हम लोग भी वैसा चाहते थे बहुत वर्षों से कि वैसा होना चाहिए स्कूल में, जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स की उपस्थिति, शिक्षकों की उपस्थिति हो। लेकिन सिर्फ स्टूडेंट्स को उपस्थित कर, शिक्षकों को उपस्थित कर आप गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे सकते। स्कूल में बेंच डेस्क भी चाहिए, स्कूल में पानी भी, स्वच्छ पानी भी पीने का चाहिए, शौचालय भी चाहिए, सभी चीज, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षक भी चाहिए। इस बात की भी निगरानी होनी चाहिए ना कि कौन शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। सिर्फ 9 बजे से आप 8:30 बजे से 5 बजे तक बैठा दीजिए बच्चों को और शिक्षकों को, उससे क्या हो जाएगा? बच्चे तो बैठे बैठे उठने लगते हैं, सो जाते हैं। उनका भी कहा जाता है ना कि बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाइए, कम से कम सिलेबस दीजिए, और एक तरफ आप कह रहे हैं कि 8 बजे से 5 बजे तक बैठा के रखना है, तो ये तो दोनों एक तरफ नहीं हो रहा है। दोनों बातें अपने आप में हास्यास्पद हो जाती है, विरोधाभासी हो जाती है। ठीक है, चलिए दिलीप जी, सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बहुत बड़ा पॉलिसी का मसला तो ये है नहीं सौरभ जी, 10-15 मिनट आगे पीछे करने की बात है, फिर इस छोटी सी बात के लिए इतनी फजीयत क्यों हो रही है शिक्षा महकमे की, शिक्षा विभाग की, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री की? और दूसरी बात यह है कि ये जो बातें कही जा रही हैं, अब ये नहीं समझ रहा है कोई बात कि 5 मिनट देर से आए तो वेतन काट लिया गया। एक किस्म की मानसिक प्रताड़ना भी होती है जो दी जा रही है इसके बहाने बिहार के शिक्षकों को। सौरभ जी। जी राजेश सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस पैनल में जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। निश्चित रूप से राजेश सर, ये जो विषय है जो शिक्षकों के साथ हो रहा है, ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। अरे 10 बजे आना है या 9 बजे आना, शिक्षक तैयार है कि हमको 9 बजे भी बुलाइएगा तो हम तैयार हैं, या 10 बजे भी बुलाइएगा तो हम तैयार हैं। तो सदन के पटल पर माननीय मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ वक्तव्य, अगर ये तय हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 10 बजे से आना है, थोड़ा पहले आ जाना है, कहने का मतलब कि 10 बजे से जो क्लास है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन जो कल चिट्ठी जो वायरल हुआ, लगातार आप भी देख रहे थे, और जिस विषय पर डिबेट रखा गया है, तो अब तो ये अब मान के चले ना भाई कि जो जितनी भी समस्याएं, आपको याद होगा राजेश सर इसके पहले कि कभी बोरा बेचने के नाम पर प्रिंसिपल को ये ऑर्डर दिया गया था कि आप बोरी जो है उसको जाकर आप बाजार में, मार्केट में जाके बेचिए, आपको बोरा बेचना है। इसके पहले भी छुट्टी की कटौती को लेकर, जो हिंदू पर्व त्योहार है उसको लेकर भी काफी किरकिरी हुई थी, तो शिक्षा विभाग ने फिर नया कैलेंडर जारी किया था छुट्टियों को लेकर। और आज जो विषय है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग में जिस तरह की चीजें हो रही है, ये तो सब स्पष्ट है कि जिसको आप क्रेडिट दे रहे थे, TRE 1 से लेकर TRE 2 तक लाखों भर्ती हुई, लगभग 3 महीने में 2 लाख से ज्यादा जो कि आप बहाल कर दिए हैं, और सर क्रेडिट किसको दे रहे हैं? निश्चित रूप से शिक्षा विभाग को, के पाठक को दे रहे हैं, BPSC को दे रहे हैं। तो के पाठक तो मुझे लगता है कि वो नाक के बाल बने हैं, नाक के बाल। मुख्यमंत्री जी को पता नहीं कि एक अधिकारी की इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि मुख्यमंत्री जी के बातों का अवहेलना कर दे। और कब? जब वो सदन में बोल रहे थे, सदन के पटल पर मुख्यमंत्री जी का दिया हुआ वक्तव्य अगर अधिकारी न सुने तो आप समझ लीजिए कि आज वो मुख्यमंत्री जी के दोनों सदन में, विधानसभा और विधान परिषद में, तमाम बड़े नेता जो है इस बात का विरोध कर रहे हैं कि के पाठक द्वारा जितना भी तुगलकी फरमान लिया जा रहा है वो बिहार के शिक्षा व्यवस्था के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आप के पाठक के दम पर तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था नहीं बदली जा सकती ना। हम शिक्षकों से बात करेंगे, कभी मोटा गेंडा हाथी, कभी कुछ बोलना, और आज टाइमिंग को लेकर मुख्यमंत्री जी के दिए गए बातों से भी अवहेलना हो गया। तो मुझे लगता है कि के पाठक जो मुख्यमंत्री जी के नाक के बाल बने हैं, आज गले की फांस बनकर उभरे हैं। उनको ऐसे तुगलकी फरमान, मैं सही मानता हूँ कि के पाठक काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन आपको किसने कहा है, आपको कोई लाइसेंस दिया है क्या कि शिक्षकों के साथ गलत व्यवहार करें? आप देखें कई वीडियो में वो क्या यहाँ तक कि गाली गलौज पर तक उतरे हैं। तो ऐसे नहीं है। बिहार की जो अपने देश की जो सनातन परंपरा है गुरुओं का सम्मान करने की, उनके साथ आप अभद्र भाषा का इस्तेमाल करेंगे, टीका टिप्पणी करेंगे, तो मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी तो ऐसे सनकी अफसर को तुरंत हटाए पद से, क्योंकि एक अफसर के दम पर बिहार की शिक्षा व्यवस्था से, सौरभ, किसी भी अधिकारी से शिक्षक का दर्जा बड़ा है, ऊंचा है, ओहदा बड़ा है, यह हमें मानना चाहिए। जी बिल्कुल। और उनके साथ गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं ये समय पर। आप देखते हैं कई वीडियो उनके वायरल हुए हैं, कभी मोटा गेंडा हाथी, कभी क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
तो मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि अगर नाक के बाल बने हैं तो गले के फांस बनकर आज उभरे हैं। मुख्यमंत्री जी को इज्जत बचाना है, मुख्यमंत्री जी को, तो मुझे लगता है ऐसे तनकी अफसर को तुरंत पद से हटाया जाए और कोई काबिल अफसर, बहुत सारे आईएएस अफसर अच्छे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अगर अच्छे के दम पर कुछ गलत आपको लाइसेंस मिला है तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कूल की टाइमिंग को लेकर जो भी सामने आए उसके लिए शिक्षक तैयार है, 9 बजे से हो या 10 बजे से हो, सबके लिए शिक्षक तैयार है। समझ जी, ठीक है। चलिए, राजू सिंह शिक्षक नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। मनीष बरियार जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है बिहार बीजेपी के, आपका भी बहुत स्वागत है। लेकिन इससे पहले जो दिलीप जी और सौरभ जी ने जो कुछ भी कहा है उसका जवाब धीरज जी आप दे दीजिए। देखिए राजेश जी, जिस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं अब चर्चा का विषय ही नहीं रहा है, क्योंकि है क्या ना कि बच्चे लोग तो स्कूल जा रहे हैं, शिक्षक लोगों को अगर 30 मिनट 35 मिनट 40 मिनट पहले अगर जाना भी पड़े तो ये इस पर मुद्दा बनाने वाली कोई बात ही नहीं है। इसको आप 7 बजे बुला लीजिए, आप 7 बजे बुला लीजिए, लेकिन भ्रम की स्थिति खत्म हो। ये टाइमिंग की तो बात ही नहीं है ही नहीं, भ्रम की स्थिति है ही नहीं। एक समझ लीजिए, जो शिक्षक भाई लोग हैं ये लोग अब इसको पॉलिटिकल बना रहे हैं और कह रहे हैं पहले के गुरु ऐसे नहीं होते थे, पहले के गुरु उन लोगों को भविष्य संवारने के लिए लगे रहते थे। आप देखिए अभी स्थिति, आप जान रहे हैं कि ये सरकार से बहुत सारी मांगे हैं, लेकिन मांगे इतना दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, तो अब समझिए कि दिन प्रतिदिन धरना देना, नेतागिरी करना, ये आम बातें हो गई हैं। अभी ये लोग पढ़ा कहाँ रहे हैं, ये लोग तो केवल रोड पर जाके संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि अभी तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये लोग बात कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया कि हम आपको राज्यकर्मी का दर्जा देंगे, तो बात पर भरोसा रखना चाहिए, लेकिन ये लोगों को तो भरोसा ही नहीं है। अब कहते हैं कि अभी कह रहे हैं कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी को हटा दीजिए। अरे देखिए, इस बात से नकारा नहीं जा सकता है कि कुछ तो जरूर कॉम्बिनेशन गड़बड़ है, कि मुख्यमंत्री जी कुछ और बोल रहे हैं और कुछ इनका आदेश कुछ और निकल रहा है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग कह रहे हैं कि धैर्य बनाकर आप लोग रहिए, थोड़ा मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाने दीजिए, क्योंकि जो भी शिक्षा मंत्री होंगे वो कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करेंगे, और कोई अधिकारी कोई मंत्री से बड़ा नहीं है, मुख्यमंत्री से बड़ा नहीं है, इस पर हो जाएगा एक्शन। थोड़ा सा इंतजार करने की जरूरत है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वो एक बार त्याग पत्र भी दे चुके हैं और दोबारा आए हैं। अब क्या बातें हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, स्पष्ट कर दिया जाएगा। थोड़ा सा धैर्य रखने की जरूरत है, इसको पॉलिटिकल आप लोग ने बनाई है। सरकार आप लोग के प्रति सचेत है, संवेदनशील है, आप लोग की मांगे भी पूरी की जा रही है, थोड़ा सा धैर्य बना के रहना चाहिए। ठीक है धीरज जी। चलिए मधु जी, उसके बाद मैं राजू जी के पास आऊंगा। मधु जी, जो सवाल उठ रहा है ये तो उस वक्त से उठ रहा है जब आरजेडी सत्ता में थी, और मैं सवाल बार बार पूछता हूं कि उस समय तो आप लोग कुछ कर नहीं पाए के पाठक का। अब आप जब आप विपक्ष में बैठ गए हैं तो आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन यहाँ उससे भी बड़ा सवाल है कि अगर कोई दिक्कत है या मुख्यमंत्री ने कोई बयान दे दिया है विधानसभा के अंदर, उसमें विभाग से बात करके कम से कम ऑर्डर तो जारी करना चाहिए कि नहीं, ये टाइमिंग, ये जो पहले वाली टाइमिंग है यही रहेगी, कंफ्यूजन साफ हो, ये एक नया टाइमिंग बनेगा, ये स्थिति क्लियर करनी चाहिए। मधु जी देखिए, सबसे पहले बात की माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हमेशा शिक्षा को लेकर के उनका संकल्प ही है, शिक्षा में सुधार को लेकर के अब हमेशा प्रतिबद्ध रहे हैं कि शिक्षा में सुधार हो, और शिक्षा में सुधार करने के लिए बहुत सारे चीज के पाठक जी ने भी किया, उस पर स्टैंड लिया। अभी के समय देखिएगा, वैसे भी अब गर्मी का दिन आ गया है तो मॉर्निंग स्कूल हो जाएगा। तो अगर आप, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर आप स्कूल का समय जो भी है सुबह 9 बजे से, हमारे भाई ने बोला कि सुबह 7 बजे से भी कर दीजिए, प्राइवेट स्कूल तो मॉर्निंग भी चलता है, तो आप मॉर्निंग कर दे, डे कर दे, जो भी रखे, समय भी रहे। लेकिन बात यहाँ पे ये उठता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सदन के अंदर बोलते हैं और यहाँ पे के पाठक जिस चीज को नहीं मानते हैं, ये सबसे बड़ा है। किस पे आखिर शिक्षक जो है किसको माने? अभी हमारे जी ने बोला कि मुख्यमंत्री सबसे बड़े होते हैं, मंत्री बहुत बड़े होते हैं, लेकिन यहाँ पे के पाठक जी लगातार मुख्यमंत्री जी के कहीं ना कहीं उनका जो प्रभाव था बिहार के अंदर में, अपने ही लोगों पे इनका जो प्रभाव कम पड़ रहा है। के पाठक जी, मुझे लगता है के पाठक जी जो है मुख्यमंत्री के लिए भस्मासुर साबित हुए हैं। जो के पाठक जी का लगातार तारीफ किया जा रहा था, काम किया जा रहा था, और आज अगर मुख्यमंत्री जी का बात नहीं सुना जा रहा है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सोचने की बात है।
कैसे के मतलब बच्चों के, बिहार के बच्चों के भविष्य की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं। आप देखेंगे कभी मैट्रिक और इसका 12th का एग्जाम हुआ तो बहुत सारे बच्चे मात्र 5 मिनट की वजह से मतलब अंदर बाउंड्री में ताला लॉक कर दिया गया, बच्चे नहीं जा पाए, उनके भविष्य का सवाल है। इस पे बहुत बड़ा आज बिहार वैसे भी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और शिक्षा के लिए बहुत जरूरत है कि शिक्षा में काम किया जाए, लेकिन लगातार मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनी जाती है, शिक्षा मंत्री की बात नहीं सुनी जाती है। इसका पूरा सिस्टम है और कहीं ना कहीं अगर शिक्षक जो है अगर मेंटल रूप से स्टेबल नहीं होंगे, उनकी सोच नहीं होगी, उनका लगातार उनको परीक्षा देना पड़ रहा है, पढ़े कि पढ़ाएं, समय पे जाए कि बच्चों को पढ़ाएं, ये सब चीज अगर ये सब चीज बहुत जल्द नहीं खत्म हो तो आने वाला समय में हमारे जो बच्चे सरकारी स्कूल के बच्चे, और सरकारी स्कूल में कौन से बच्चे जाते हैं? समाज के पीछे हुए छूटे हुए बच्चे। जहाँ प्राइवेट स्कूल में जो लोग बच्चे नहीं भेज सकते, उनके बच्चों का भविष्य का सवाल है, समाज के पीछे हुए छूटे हुए बच्चों का भविष्य का सवाल है। बहुत जरूरी कि इनका आपसी तालमेल के साथ ये होना चाहिए, और नहीं तो अगर नहीं संभल रहा है, वैसे भी नीतीश कुमार जी से बिहार अब नहीं संभल रहा है, तो उनको सोचने की जरूरत है कि उनको अब आगे स्टैंड लेना चाहिए। अगर नहीं संभल रहा है, आप या तो खुद को बदलिए या तो आपके नहीं सुनने वाले लोग हैं उनको बदलिए, क्योंकि कार्यपालिका कभी भी विधायिका से ऊपर नहीं हो सकता है। और विधानसभा में तो आप बोल चुके हैं, उस पर लागू नहीं हो रहा है, तो बहुत बड़ा बिहार का दुर्भाग्य है। हमारे बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जो बच्चे हमारे स्कूल में पढ़ते हैं। ठीक है मधु जी। राजू जी हमारे साथ है, शिक्षक नेता है। राजू जी, कल भी हमारी बात हो रही थी आपसे, जब ये शिक्षा विभाग ने जब ये स्पष्टीकरण दिया कि ये जो लेटर है वो फर्जी है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? दूसरी बात यह है कि अगर सदन में सीएम ने नहीं बोला होता तो मुझे नहीं लगता है कि वो लेटर इतने आसानी से वायरल हो पाता। अब जो ये स्थिति बनी है भ्रम की, अगर अफवाह भी है तो इस पर कार्रवाई कौन करेगा, और जो भ्रम की स्थिति बनी है वो किसने बनाई है? राजू जी देखिए, एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि शिक्षा विभाग ने जो कल प्रेस नोट जारी किया वह इस बात का परिचायक है कि शिक्षा विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा सदन में कहे गए बात को मानने के लिए तैयार नहीं है, और शिक्षकों में इस तरह का भ्रम उत्पन्न हुआ, बच्चों में इस तरह का भ्रम उत्पन्न हुआ कि कौन सा पत्र फर्जी है, जो पहले निकला वो फर्जी था या जो बाद में निकला वो फर्जी था। और राजेश जी, मैं आपको कह देना चाहता हूं, शिक्षकों की मुख्य मांग 10 बजे से लेकर के 4 बजे तक शिक्षक स्कूल जाएंगे ये नहीं है। शिक्षकों की मांगों को गुमराह किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी और शिक्षा विभाग के पदाधिकारी मिलकर के अभी जो राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता की परीक्षा ली जा रही है, और बिहार के शिक्षक राज्यकर्मी के दर्जा की मांग कर रहे हैं। इस बात पर जवाब देने से बचने के लिए स्कूल के टाइमिंग के मसला को प्रमुखता से उठाया गया है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, अभी जो सक्षमता का परीक्षा हो रहा है, बिहार के तमाम शिक्षक दक्षता परीक्षा और पात्रता परीक्षा दे करके ही बहाल हुए हैं। अगर ये शिक्षक सरकारी विद्यालयों के बच्चों को पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं है, तभी तो यह सरकार सक्षमता परीक्षा का आयोजन कर रही है। इसका मतलब अभी से पहले जितने भी बच्चों को हमने पढ़ाया, इसका सीधा सीधा असर उन पे भी पड़ा होगा। इसके जिम्मेदार कौन है? इसके जिम्मेदार माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे तौर पे हैं। इस बात का जवाब अभी हमारे साथी बीच में धीरज कुमार जी हैं, उनको देना चाहिए। आप जो हमारी सक्षमता का परीक्षा ले रहे हैं, अगर हम असक्षम थे तो क्यों रखे हुए थे हमको? बहाल क्यों किया हम लोगों को, आप लोगों ने? और जितना मैट्रिक इंटर का बैच हम लोगों ने निकाला है, तो उन लोगों पे असर पड़ा हो। 20-25 साल पढ़ा चुके हैं, वो अब कहाँ जाएंगे? उनका क्या होगा? उनके परिवार का क्या होगा? ये भी अभी सारे शिक्षक जो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, सक्षमता परीक्षा भी सरकारी विद्यालय में जिस पाठ्यक्रम को हम लोग पढ़ाते हैं, उस पाठ्यक्रम से अगर लिया जाता तो कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन 20-20 वर्षों से सरकारी विद्यालय में पठन
पाठन करवा रहे शिक्षकों से बीपीएससी के सिलेबस से परीक्षा लेना परिचायक है कि आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं, शिक्षकों का अहित कर रहे हैं, शिक्षकों का शोषण करना चाहते हैं। ये शोषणकारी नीति बिहार में नहीं चलेगी। और जब वक्त आएगा बिहार के तमाम 4 लाख शिक्षक और हमारे जो परिजन हैं, आप जो हमारा पीठ का चमड़ा छीलने का काम कर रहे हैं, समाज के अंदर में हमको बेइज्जत करने का काम कर रहे हैं, यह जो है अन्यायपूर्ण है। और वक्त आएगा तो इसका पूरा हिसाब, जो लोग शिक्षकों को आज ठगने का काम कर रहे हैं, छलने का काम कर रहे हैं, उनसे पूरा हिसाब लिया जाएगा। इस बात के लिए भी आप तैयार रहिए। आप सक्षमता का परीक्षा लेकर के 3 जिला ट्रांसफर की बात करते हैं, हमारे बूढ़े माँ बाप आपके भरोसे रहेंगे? हमारे बच्चे जो पति पत्नी दोनों राजू जी, आप किसी प्राइवेट संस्थान में नौकरी करते हैं, जितना देर आपने काम किया उतना देर का आपको पैसा मिलता है। आप समझिए, आपकी जो बहाली थी कंट्रेक्चुअल थी, आप ये क्यों भूल जाते हैं? ये बिहार सरकार मान्य नीति कौन कहा दिया आपको? धीरज जी, नियमावली पढ़ी, 2012 की नियमावली पढ़िए। 60 साल की हमारी नौकरी है और 60 साल से पहले जो है, अगर आपकी पार्टी के लोगों ने, शिक्षा विभाग के लोगों ने कहा कि 3 बार जो परीक्षा में नहीं बैठेंगे, अनुत्तीर्ण कर देंगे, उनको नौकरी से हटा देंगे। मैं ले लूंगा। बात पूरी करिए राजू जी, कंक्लूड करिए। राजू जी कंक्लूड करिए। राजू जी, आपकी पार्टी की सत्ता, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किस चीज के लिए क्या दे दिया है? क्या दिया है? सिवा शोषण के कुछ नहीं दिया है। दिन रात शिक्षकों का शोषण हो रहा है। भाषा हो ही नहीं सकती है। आप तो नेतागिरी वाले। अरे क्या बात करते हैं? बिहार के सारे सरकारी विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है, शिक्षक अपने आप में नहीं है, हमारा शोषण दिन रात हो रहा है। आप ही लोग किए हैं, ये क्यों कहते हैं? क्या किए हैं? बिहार के सरकारी शिक्षा व्यवस्था को हम ही लोग आज तक चला रहे हैं। आज जो पीठ थपथपाते हैं मैट्रिक का पासिंग परसेंटेज इतना, इंटर का पासिंग परसेंटेज इतना, किसके वजह से? बिहार के नियोजित शिक्षकों के भरोसे। चाहिए आप लोग। ठीक है राजू जी, एक मिनट राजू जी, एक मिनट सुन लीजिए, धीरज जी सुन लीजिए। ठीक है धीरज जी, आप बात जवाब दीजिए। दूसरे जिला में राजू जी अब आप सुन लीजिए ना, आपने बात रख दी। आदत सी हो गई है, गांव के बगल में विद्यालय है, बच्चे लोगों को बैठाकर और अपने घर पर गाय भैंस खिलाते हैं। और अभी सरकार कह रही है कि दूसरे जिले में जाने के लिए तो मिर्ची लग रही है। अरे थोड़ा पूरे महकमे पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये मामला नहीं है। आप पूरे शिक्षा व्यवस्था पे आप सवाल खड़ा कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सभी लोग सरकार होता है, सभी लोग ऐसे नहीं है राजेश जी, सभी लोग ऐसे नहीं है। कुछ लोग हैं जिनको मिर्ची लग रही है। देखिए, अगर आप किसी अन्य जिला में रहिएगा, अन्य स्थान पर रहिएगा और केवल आपका काम रहेगा पढ़ाना, तो आप समय से जाइएगा और समय से पढ़ाइएगा, समय का कोई बात ही नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो गांव के बगल में स्कूल है, घूमने का आदत लगा हुआ है। देखिए, और आप लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करते हैं और एक अच्छे अधिकारी को बैठाया जाता है और ईमानदारी पूर्वक काम करता है, तो उस पर सवाल खड़ा होने लगता है। नहीं, ये तो कह रहे हैं कि समय कोई मुद्दा ही नहीं है। मैन है कि नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का मुद्दा, जिस पे आप लोग डाइवर्ट कर रहे हैं। समय हमारा कोई मुद्दा नहीं है, धीरज जी। आपने कहा कि 3 जिला का जो ऑप्शन जी ने बोल दिया कि कम से कम 15 मिनट तो पहले आना ही चाहिए। और 15 मिनट क्या, हम 1 घंटा पहले जाने के लिए तैयार हैं। हम 1 घंटा पहले जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमारी समस्याओं के समाधान के प्रति आपको भी सजग होने की जरूरत है। वो कह रहे हैं कि जो मेन मुद्दा है नियोजित शिक्षकों को परमानेंट करने का, उससे ध्यान भटकाने के लिए आप ये लेकर आए हैं, ये कह रहे हैं राजू जी। बिल्कुल नहीं, सरकार स्पष्ट कर दिया है कि सभी को राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा और एक नहीं 4 मौका भी दिया जा रहा है। आप लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन नहीं सब लोग सक्षम है, अब ऑफलाइन की भी व्यवस्था कर दी गई है। अब उसके बाद में भी अब इस तरह की समस्याएं आ रही हैं, तो इसका भगवान ही मालिक है। ये चलिए मनीष जी, ठीक है कर्मी बनाना चाहती है, जिसमें क्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद हमारे सैलरी में 1 रुपये का इजाफा नहीं होने जा रहा है। और आप हम जिला बदर करना चाहते हैं, तो जिला बदर करने के एवज में तो कुछ वेतन वृद्धि करना चाहिए था।
आपको? राजू जी, धीरज जी, क्यों नहीं मनीष बरियार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, बिहार बीजेपी के। सुन लीजिए मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद। ठीक है, अरे आप ही की तरफ से बोलेंगे धीरज जी। कौन चीज का धन्यवाद? कौन चीज का धन्यवाद? आह्वान कर रहे हैं? कौन सा आह्वान किए हैं? शिक्षकों का दिन रात शोषण करवा रहे हैं, दिन रात शोषण करवा रहे हैं। आप माइक पर म्यूट करिए, ठीक है? राजू कौन जी, सा सर्टिफिकेट दिखा के आए? सुनिए, अब आप दोनों सुनिए, ठीक है? चलिए गिरन जी, 28 लाख शिक्षा में थे, 1 लाख चयनित हुए थे। अगर टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण सारे शिक्षक कर्मी देने का फैसला कर लिया। अब राजू जी, आप दोनों से गुजारिश है, कोई फैसला नहीं किया, फैसला किया गया है। जिससे गुजारिश है, राजू जी, आप सुनिए, बात को सुनिए, और भी लोग हैं पैनल में, कोई बात नहीं, बात आनी चाहिए। धीरज जी, आपकी बात भी सुनेंगे। मनीष बरियार बिहार बीजेपी के प्रवक्ता है। एक तो राजू जी जो आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, सक्षमता परीक्षा ली जा रही थी, सक्षमता परीक्षा रद्द हो गई कई सेंटरों पे, पता नहीं क्या हो गया है विभाग को। एक तरफ तो बड़े बड़े फैसले लिए जा रहे हैं, 3 महीने के अंदर 3 लाख की वैकेंसी, और दूसरी तरफ ये छोटी छोटी स्कूल के टाइमिंग का क्या है पता नहीं, शिक्षा महकमे का मुखिया कौन है पता नहीं, ये सक्षमता परीक्षा रद्द हो जाएगी। सवाल यहाँ पर यह है मनीष जी, अगर एक भी नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा में फेल होकर अगर बाहर हो जाता है, तो उसका बाहर होना ये किस पे सवाल खड़ा होगा? उस पे सवाल खड़ा नहीं होगा जिसने उसको बहाल किया और 25 साल तक 3 पीढ़ियां पढ़ के बाहर निकल गई वहां से। मनीष जी, इनकी जो रिक्रूटमेंट पहले हुई थी, तो सबको पता है कि देखिए, रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस उस समय था, तो एक सरकारी नौकरी के जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है और एक कॉन्ट्रैक्चुअल के जो रिक्रूटमेंट का प्रोसेस होता है, उसमें बहुत अंतर होता है। वो आप भी समझते हैं और मेरे जितने साथी है सबको समझ में आता है। तो एक राज्य कर्मी होने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है और जो उसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो एक अलग प्रोसेस होता है विज़ जो अगर आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी में करते हैं, ये प्राइवेट में हो या फिर वो सरकारी हो। तो देखिए, सबसे पहले तो मतलब मुझे लगता है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने मिल करके इन्होंने जो राज्यकर्मी का दर्जा दिया, इनका बहुत पुराना डिमांड था, उसको हम लोगों ने पूरा किया। इसके लिए मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत तो उनको धन्यवाद इस बात का और शुक्रगुजार होना चाहिए था, नहीं तो अभी उसी के लिए लड़ते रह जाते कि वो राज्यकर्मी हमको दीजिए, राज्यकर्मी दे। तो सरकार की मंशा बहुत साफ है और इस मामले में मुझे लगता है कि सरकार की तरफ से बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है कि शिक्षा विभाग को हमें सुधारना भी है और शिक्षा को एक अच्छे दिशा में लेके जाना है। जब किसी भी डिपार्टमेंट में आप देखें कि अगर किसी भी डिपार्टमेंट में थोड़ा जो हलचल मचता है, वो इसलिए क्योंकि वहां पर कुछ बदलाव हो रहे हैं। तो शिक्षा विभाग में भी जो है कुछ तरह के बदलाव जरूर हो रहा है, जिसके चलते ये हलचल मचा हुआ है। आप देखिए, बिहार के इस बजट में कौन सा डिपार्टमेंट है जिसमें सबसे ज्यादा पैसा एलोकेट किया गया? वो शिक्षा विभाग में एलोकेट किया गया। इसी से पता चलता है कि बिहार सरकार शिक्षा और शिक्षकों के प्रति बहुत ही ज्यादा प्रतिबद्ध है और चीजें सुधरेंगी। लेकिन कोई भी चीज जब आप उसमें बदलाव करते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत जो है परेशानियां आती है। मुझे लगता है कि उसी परेशानी का ये नतीजा है कि आप ये देख रहे हैं। लेकिन कुछ दिनों में ये सब चीजें सुधर जाएंगे। एक ही बार देखिए, मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, अब मुख्यमंत्री जी से ऊपर कुछ नहीं है। कोई भी आप देखिए, सरकारी विभाग होता है, उसमें कोई अगर कोई ऑर्डर होता है तो उसका एक सिस्टम होता है, एक प्रोसीजर होता है। मुख्यमंत्री जी ने बोल दिया, सदन के पटल पे बोल दिया, तब वो हो गया। लेकिन कोई भी चीज आधिकारिक तौर पर लाने में समय लगता है, इस बात को समझ होना चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि शिक्षकों को और देखिए, ज्यादातर शिक्षक अभी बड़े संतुष्ट है। मैं तो गांव में रहता हूँ, गांव से आया हूँ, अभी घूम रहा हूँ, शिक्षक खुश हैं। और जो भी शिक्षक जो निष्ठावान शिक्षक हैं, जो पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, उनको कभी कोई परेशानी नहीं आ रही है। बड़े खुशी से ये लोग जो है परीक्षा दे रहे हैं। जहां तक आपका सवाल था, आपका जो सवाल था, तो देखिए, बच्चों के भविष्य का भी सवाल है। अगर ये शिक्षक साक्षरता परीक्षा नहीं पास कर पा रहे हैं, इनको देखिए 4 बार समय दिया जा रहा है, और 4 बार समय का मतलब है कि वो पढ़ करके भी वो साक्षरता, आज के जमाने में यूट्यूब है, बहुत सारी ट्रेनिंग है, तो पढ़ करके भी वो उस साक्षरता परीक्षा को पास कर सकते हैं। तो जिसमें भी अगर इंटेंट है कि हम सही में बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और मुझमें एक कैपेबिलिटी डेवलप करना,
उसके लिए सरकार में काफी समय दे रहे हैं, सरकार समय भी दे रही है और सरकार चाह भी रही है। मुझे नहीं लगता है कि कोई भी एक शिक्षक 4 बार मिलने के बाद वो पास नहीं हो। एक दूसरा, अगर 4 बार मिलने के बाद भी वो पास नहीं हो रहा है तो आप ही बताएं राजीव जी, आपको सही लगता है कि बच्चों का भविष्य, बिहार के बच्चों का भविष्य उनके हाथ में देना चाहिए? आप ही बताएं। ऐसे डॉक्टर अगर हम रख रहे हैं, ऐसे टीचर रख लें, तो क्या 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 आपको नहीं लगता है कि बिहार का इसमें अहित होगा ना कि हित होगा? यही मेरा सवाल है इस पर। अब आप ही लोग सोचें। ठीक है मनीष, अक्षम थे तो पहले दिन से थे। दूसरी बात यह है कि इतने साल तक अगर उन्होंने पढ़ाया है, बिहार का भविष्य बर्बाद किया है, तो उसकी देखिए राजेश जी, हाँ मनीष जी बोलिए। हाँ राजेश जी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो अक्षम है, मेरी बात वो नहीं है। और मैंने ये भी नहीं बोला कि उन्होंने बच्चों का भविष्य बर्बाद किया है। देखिए ये कॉन्ट्रैक्चुअल से परमानेंट जा रहे हैं, राज्यकर्मी है, बहुत सुविधाएं इनको मिलेगी और राज्यकर्मी होने के लिए आ रहा हूं राजू जी, आ रहा हूं। की जरूरत है। मनीष जी सबसे पहले आपको इस बात की जानकारी लेने की आवश्यकता है। राजू जी बात पूरी करने दीजिए, मैं आ रहा हूँ आपके पास, बात पूरी करने दीजिए उनको। तो मनीष जी बात पूरी करिए। इस बात को आप बताएं कि क्या शिक्षक इस बात पर क्या वो राजी नहीं हुए कि चलिए ठीक है, आप मुझे 4 बार आप मौका दे रहे हैं और उसमें मैं पास हो जाऊंगा। अगर आप एक सर्वे कराएंगे तो जितने भी 4 लाख शिक्षक हैं उसमें से ज्यादातर शिक्षक बड़े खुश हैं कि उनको एक अपॉर्चुनिटी, उनका इतने दिन से डिमांड था। इस सरकार ने जैसे ही ये भाजपा और जदयू की ये सरकार आई तुरंत उसको मान लिए। तो इस बात को आप इस बात को समझना चाहिए कि चलिए सरकार की नीयत बहुत साफ है और नीयत अच्छी है। तो इसमें देखिए गुस्सा होने की बात या चिल्लाने की बात नहीं है, चीजें निकल के आएंगी। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग साक्षरता को पास नहीं करें, उसके लिए भी सरकार कुछ इंतजाम करे। लेकिन पहले तो जाने दीजिए, देखिए तो कि कितने लोग हैं, कितने पानी में शिक्षक हैं या कितना अच्छा कर रहे हैं। ये तो देश को देखने। राजू जी ठीक है, राजू जी अपनी बात रखिए अब संक्षेप में। राजू जी मनीष जी, आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि शिक्षक बनने की अर्हता एनसीटी तय करता है और कॉन्ट्रैक्ट वाले टीचर और रेगुलर टीचर के लिए अलग अलग भर्ती प्रक्रिया नहीं होती है, अर्हता उनकी अलग अलग नहीं होती है। शिक्षक बनने की जो अर्हता एनसीटी ने तय किया और एनसीटी के तय किए गए मानक अर्हता पर ही बिहार में शिक्षक बहाल हुए, चाहे उनकी बहाली कॉन्ट्रैक्ट पर ही क्यों नहीं हुई। और इनकी जो बहाल एग्जाम दिए थे, बिल्कुल एग्जाम लिए थे। अभी मैं आपको बता दूं मनीष जी, आप बता दें, जानकारी होनी चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। मुझे तो एक शिक्षक बनने की ये अर्हता की बात नहीं कर, एक शिक्षक और कर रहा है प्लस टीटी जो उत्तीर्ण लोग हैं, ये एक मानक अर्हता पूरे भारत देश के लिए है और बिहार के लिए भी यही अर्हता है। और उस अर्हता को पूरा करके मैं भी शिक्षक बना हूं। और आपको जानकारी होनी चाहिए कि प्रशिक्षण प्लस टीटी की परीक्षा उत्तीर्ण करके देश के विभिन्न राज्यों में सहायक शिक्षक की होती है और सक्षम परीक्षा की सक्षमता परीक्षा लेते हैं। अगर हम असक्षम तो असक्षम लोगों और के बाद आपकी नींद खुली है कि हम असक्षम लोगों को रख लिया है। अगर असक्षम लोगों को रखा गया है तो सबसे पहले रखने वालों पर कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को याद दिलाना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए राजू जी ठीक है, भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में रहते हुए शिक्षकों को ठीक है राजू जी मनीष जी ने कहा ठीक है राजू जी मनीष जी कह रहे हैं ऑडियो ठीक नहीं है मनीष जी राजू जी ऑडियो प्रॉब्लम आ रही है। राजू जी मैं बाद में आ जाऊंगा आपके पास, ऑडियो में दिक्कत है। राजू जी मनीष जी का ये कहना है कि बात अक्षम की नहीं है, बात है कॉन्ट्रेक्चुअल से सरकारी होने की।
नियोजित से परमानेंट होने की। इसके लिए एक मानदंड उन्होंने तय किए हैं, उसको जो पूरा करेगा वो जाएगा। लेकिन हमारा ये सवाल है कि जो पास नहीं कर पाएंगे वो भी नियोजित शिक्षक बने रहने चाहिए, उनकी भी नौकरी नहीं जानी चाहिए। ये जो प्रावधान है वो ठीक नहीं है। इस पर सरकार कुछ ना कुछ जरूर सोचेगी। और जानते हैं आपकी सरकार के लोगों ने कह भी चुका है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। माननीय शिक्षा मंत्री जी ने सदन में वही कह रहा था धीरज जी। अब हम लोग क्या करें? विश्वास मैं यही कह रहा हूँ, मेरा भी कंसर्न यही है। बात कर रहे हैं राजू जी का भाषा तो लग रहा है कि किसी दल के मेरा भी यही कहना है कि वो अब 20-25 साल तक पढ़ाने के बाद वो आखिर क्या करेंगे, वो किस पैसे में जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उनका परिवार तबाह हो जाएगा। कुछ सोचना चाहिए उनके बारे में। अगर किसी बच्चे को पढ़ाते हैं और परीक्षा में फेल हो जाता है तो शिक्षक पर कार्रवाई होनी चाहिए। कह रहे हैं कि नहीं, मैं ये कह रहा हूँ राजू को कार्रवाई होनी चाहिए। आप किसी और काम में लगा दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि आप उनको नॉन टीचिंग काम में लगा दीजिए। नहीं, धीरज जी, आप उनको 20 साल 25 साल अगर आपने सेवाएं ली हैं उनकी, तो आप उनको नॉन टीचिंग काम में लगा दीजिए, दूसरे काम में लगा दीजिए, विभाग में बैठा दीजिए। लेकिन ये 20-25 साल सेवा लेने के बाद नौकरी से निकालना ये कहीं से भी उचित नहीं होगा, ना उनके लिए, ना समाज के लिए, ना परिवार के लिए। बात से हम सहमत हैं, लेकिन ये जान लीजिए कि अभी तो बहुत तरह की बहालियां निकल रही जिसमें पेंशन नहीं देना है। बहुत तरह की बहालियां निकल रही जिसमें कि 10 साल ही सेवा दे सकते हैं। अभी तो वाला भी अग्निवीर का समय आ गया है। दिलीप जी, जिसको इच्छा है वो ज्वाइन करेगा, जिसको इच्छा है समय कम है, सबके पास आना है। ठीक है दिलीप जी, एक तो सक्षमता परीक्षा की बात हो रही है कि कई केंद्रों पे परीक्षा रद्द हो गई। वही महकमा, वही बिहार, वही शिक्षा विभाग, आखिर ये क्या हो रहा है? जब 4 दिन में रिजल्ट दिया जा सकता है TRE-2 का एग्जाम लेकर के 5 दिन में, तो सक्षमता परीक्षा का सेंटर रद्द कर दिया जा रहा है। ये क्या हो क्या रहा है दिलीप जी, समझ में आ रहा है आपको कुछ? देखिए, सबसे पहले तो सरकार को ये जवाब देना चाहिए कि कितने सेंटरों पर सरकार ने अपने संसाधन का इस्तेमाल करके ऑनलाइन परीक्षा कंडक्ट करवाया। वैसे कितने सेंटर हैं जहां सरकार का अपना सेंटर हो? प्राइवेट सेंटर की मैं बात नहीं कर रहा हूं। क्या एक भी सेंटर है? हम लोग को जानकारी नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि सरकार का कितना वैसा सेंटर है, सरकारी सेंटर पे परीक्षा हो रही है। सरकार जवाब दे दे इसका। पटना में, कुम्हरार में बनाया गया 5000 क्षमता वाली, 25,000 टोटल क्षमता है वहां, जिसमें शायद 15,000 या 10,000 ऑनलाइन से अभ्यर्थी एग्जाम देंगे। उद्घाटन कब का हो गया, मुख्यमंत्री जी ने कर दिया। फीता तो बहुत जल्दी कर गया था। आज तक वहां एग्जाम क्यों नहीं कंडक्ट हो रहा है? पटना के कुम्हरार में 25,000 सेंटर बना है। हम लोग बराबर मांग करते रहे कि हर जिला में वैसा बनना चाहिए, लेकिन अभी तो पटना में ही बना। लेकिन उद्घाटन हुए 6 महीना से ज्यादा हो गया होगा, हमको तो लगता है साल भर हो गया शायद, लेकिन अभी तक वहां कोई परीक्षा नहीं हुई। और ये ऑनलाइन जो परीक्षा होती है, सरकार के पास अपना कोई संसाधन नहीं है। जब सरकार के पास अपना संसाधन ही नहीं है तो क्या इतनी हड़बड़ी है ऑनलाइन एग्जाम लेने की? आप इससे पहले देखिए, BCECB बोर्ड, अमीन पहाड़ी, LRC, फूड कॉर्पोरेशन की परीक्षा ऑनलाइन पटना के सेंटरों पे हुई। खुलेआम पेपर लीक, धांधली सेटिंग। ऑनलाइन सेंटर के मालिक कौन है? प्राइवेट, जिनको ब्लैक लिस्टेड कई परीक्षाओं में किया गया है, वैसे सेंटरों को यहाँ पे सेंटर दिया जाता है। और खास के बिहार के जो सेंटर है BCECB वाले और BSEB, इसमें इनको महारत हासिल है। अभी आप लोग थोड़ा सा देखिए, आंख कान खोलिए, जो भी सरकार के लोग हैं। अभी आपका CSBC सिपाही भर्ती पेपर लीक का मामला आपके ही एजेंसी ने उजागर किया है, आर्थिक अपराधी का है, हमारा नहीं है वो। और उसने कहा है, जो उस समय के अध्यक्ष थे SK सिंघल जी, वो खुद गए थे कोलकाता और उस कंपनी को ठेका दे के आए थे क्वेश्चन छापने का, जो पहले से ब्लैक लिस्टेड है। अब आप सोचिए क्यों गए थे भाई? ये यानी कि पैसों का लेन देन हुआ होगा पहले। उसी तरह बायोमेट्रिक लेने की जिम्मेदारी वैसे व्यक्ति को दिया गया, वैसे एजेंसी को, जो पहले से भ्रष्टाचार में संलिप्त है और दूसरे आयोगों द्वारा ब्लैक लिस्टेड है। अब वो क्या बायोमेट्रिक करेगा भाई? और SK सिंघल को बाद में आप लोगों ने हटाया भी, जबकि हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे। तो अभी जो आप ऑनलाइन परीक्षा ले रहे हैं, ऐसी बात सामने आ रही है कि कई ऑनलाइन सेंटर पे अभ्यर्थी बैठे हुए हैं और उनका क्वेश्चन में टिक अपने आप लग रहा है, यानी कि कहीं और से उनका आंसर बनाया जा रहा है। कंप्यूटर हैकिंग होता है। ऑनलाइन परीक्षा में सबसे ज्यादा धांधली होती है, आपको पता भी नहीं चलेगा बगल वाले को। ऐसी सूचना हमें कल से आ रही है, कई अभ्यर्थी बता रहे हैं, शिक्षक बता रहे हैं, नियोजित शिक्षक जो परीक्षा देने जा रहे हैं सेंटर पे, जिनका पैसा है, पहुंच है, वो करवा रहे हैं सेटिंग।
तो कहाँ आपको पता चल पाएगा भाई? नहीं पता चल पाएगा। आपके पास अपना संसाधन नहीं है तो आप ऑफलाइन परीक्षा लेते, जैसे बीपीएससी ने लिया, और अब देखिए 1 सप्ताह में उतना रिजल्ट दे दिया। आप एसटीईटी करवा लेते हैं 4 दिन में, 72 घंटा भी नहीं होता है, परीक्षा करवा लेते हैं। और अभी आपका एसटीईटी 2024 का दिसंबर में निकला, अभी तक आप नए एग्जाम करवा रहे हैं। तो कहाँ वहां पे आपकी क्षमता कहाँ चली जाती है? आनंद किशोर जी की क्षमता कहाँ गायब हो जाती है? शिक्षा विभाग की क्षमता कहाँ गायब? यानी कि इन लोगों का अपना जो मन रहेगा वो करेंगे, उनको शिक्षकों से, अभ्यर्थियों से, जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। हम तो सुधार की बात कर रहे हैं बाबर, की सुधार होना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी जो बयान दिए सदन में, उनकी बात की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। और ये पहली बार नहीं हो रही है, इससे पहले भी मुख्यमंत्री जी कई बार बयान दिए हैं। गांधी मैदान से सप्लीमेंट्री रिजल्ट को बयान दिया है, उनकी बात नहीं मानी गई। ये पाठक जी ने मना कर दिया सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने से। सौरभ जी ये बात अपनी जगह ठीक है, बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन सवाल है कि जो टीचर अक्षम हो जाएंगे वो क्या करेंगे? आखिर उनको बहाल करने वाले की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? निश्चित रूप से राजेश सर, ये सवाल जो है कि जो नियोजित शिक्षक है और जिनके लिए लगातार ये कहा जा रहा था कि बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा देंगे, तो नियोजित शिक्षक तो ये मान के चले थे कि हमको मिलेगा। इसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था और मुझे लगता है कि कोई महीना ऐसा बाकी नहीं है, कोई सप्ताह बाकी नहीं है कि पटना के सर को प्रोटेस्ट न होता हो राजकर्मी का दर्जा देने के लिए। और लगातार कहा भी जा रहा था, महागठबंधन की सरकार हो चाहे एनडीए की सरकार हो, और एनडीए के जो बीजेपी के तमाम नेता, कार्यकर्ता, सांसद, विधायक सब लोग शिक्षकों के, नियोजित शिक्षकों के मामले पर सड़क पर भी आए थे। तो आज तो सत्ता में है, हाँ, राजकर्मी का दर्जा देने की बात आप कर रहे थे, लेकिन अब हुआ कि आप परीक्षा लेंगे तो परीक्षा देने के लिए भी तैयार है, बीपीएससी से परीक्षा होगी उसके लिए भी तैयार है। लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न ये है कि अगर आप फेल कर जाते हैं, पहले 3 बार था, 5 बार हुआ, ऑनलाइन ऑफलाइन मिलाकर दोनों बार, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है कि अगर वो फेल कर जाते हैं, किसी भी कारण से फेल कर जाए, तो उनकी नौकरी चली जाएगी। यही बहुत बड़ा प्रश्न है। कोई परीक्षा से नहीं भाग रहा है, परीक्षा देने से कहाँ कोई दिक्कत है। आप बिना शर्त आप कह रहे थे, वो भी शर्त भी लगा दिए, एग्जाम भी दिए। लेकिन राजेश सर, ये जो टाइमिंग को लेकर जो डिबेट है, इसके लेकर या काफी हम तो इसके इतर शिक्षा विभाग के उन प्रश्नों का भी हम आपको जवाब देना होगा जो सरकार के लोग हैं उनमें, कि TR1 में जो प्रथम फेज की बहाली में जो लोग अपियर हुए, STT अपियरिंग वाले, DLED अपियरिंग वाले, नियोजित शिक्षक, फ्रेश कैंडिडेट, BEd अपियरिंग, सब लोग अपियरिंग में आ गए और TRE2 में नहीं उनको बैठने का मौका दिया गया। और TRE3 में हम लोग लगातार मांग कर रहे थे कि STT अपियरिंग वाले को कम से कम मौका मिलना चाहिए। और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो बहुत बड़ा प्रश्न है, अगर 3 बार परीक्षा में ही बैठना है और किसी का उम्र अगर एज लैप्स कर जाएगा, मान लीजिए सेकेंड फेज के बहाली में लैप्स कर जाए और उन्होंने मिनिमम कट ऑफ को पार कर लिया है, तो क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आना चाहिए? और शिक्षा विभाग ने TRE2 में 14,700 पदों की सूची भेजी थी बीपीएससी को, और फिर 1 महीना तक लगातार शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार करते रहे कि रिजल्ट मेरा आज आ जाएगा, कल आ जाएगा, और फिर चिट्ठी को वापस लिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार, भले इन बातों पर सरकार का गौर नहीं है या वो ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन बहुत बड़ा प्रश्न है कि फर्जी वाले जो सीटेट फेल, STT फेल, कई फर्जी नियोजित, सब लोग डोमिसाइल सर्टिफिकेट फर्जी बनाकर, दिव्यांगता प्रमाण पत्र फर्जी बनाकर लोग बहाल हो गए हैं। क्या उनको हटाने के लिए क्या उनका क्रेडिट कौन लेगा? अगर आप के पाठक को क्रेडिट देते हैं कि 2 लाख से जो की बहाली हुई, तो फर्जी वाले को हटाने का, अगर बहाल हुए तो उसका क्रेडिट क्या? के पाठक को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो DEO हो या DPO हो या जिला शिक्षा पदाधिकारी पर कार्रवाई करे? लेकिन नहीं, वो निरीह प्राणी जो शिक्षक हैं, सब कामों की जिम्मेवारी आप शिक्षकों को दी। बोरा बेचना है, मध्याह्न भोजन योजना देखना है, शौच में कोई शौच करने जा रहा है गांव में, उसको भी आपको देखना है, यानी जनगणना देखना है, चुनाव के संबंधित कार्य देखने हैं, सब काम शिक्षकों को दिया जाए पढ़ाई के अलावा। हाँ, ये बात सही है कि आपके रहते हुए 21 लाख बच्चों का नाम काटा गया, जो अन्य मानदेय है सरकार की तरफ से लाभ की योजना, उसको वो ले रहे थे। हाँ, समय पर बच्चे स्कूल आने लगे, समय पर शिक्षक भी स्कूल आने लगे, लेकिन ये डर का विषय नहीं होना चाहिए। ये शिक्षकों से आप बात कीजिए, आप उनको कॉन्फिडेंस में लीजिए, और निश्चित रूप से बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदलनी है तो सभी से बात करना होगा। शिक्षक बिहार की शिक्षा व्यवस्था बदल सकते हैं। कोई अधिकारी के पाठक हमेशा इस विभाग में नहीं रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं चला ही जाना है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से बिहार में हो रहा है और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, इसका क्रेडिट कौन लेगा? ये सवाल है आज महागठबंधन से नहीं है, ये सवाल आज एनडीए से है, जो बोलते थे कि फर्जीवाड़ा नहीं हुआ है, डोमिसाइल पर पलटी मार गए, आप सप्लीमेंट्री रेट पर पलटी मार गए और बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, उसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? ये पूछ लीजिए कि क्रेडिट कौन लेगा? के पाठक लेंगे, अब्दुल प्रसाद जी लेंगे, शिक्षा विभाग लेगा या मुख्यमंत्री लेगा? जी ठीक है धीरज जी, आप इत्मीनान से जवाब दीजिएगा और मधु जी को भी सुन लीजिए।
मधु जी, आपने सुना, दिलीप जी को भी सुना, सौरभ जी को भी सुना। सवाल वही है कि एक 17-18 सालों में जो नियोजित शिक्षक बहाल हुए, पैरा टीचर बहाल हुए, जो निकाय शिक्षक बहाल हुए, कई कैटेगरी शिक्षकों की है बिहार में। अब जाके कह रहे हैं कि सक्षमता परीक्षा, एक तो नाम में ही दिक्कत है, इसका नाम ही नहीं रखना था सक्षमता परीक्षा, क्योंकि वो जब अगर बहाल हैं, सारी पात्रता को पूरा करते हैं तो योग्य है। ठीक है, आप सरकारी नौकरी मत दीजिए, ठीक है, परीक्षा आप डिपार्टमेंटल रखिए, जो पास कर गए वो सरकारी नौकरी में, जो नहीं कर पाए वो नियोजित शिक्षक के रूप में बने रहेंगे। ये क्या तरीका है मधु जी? देखिए, सबसे पहले बात है कि जिस तरह से जब बहाली ही हुआ था शिक्षकों की, अलग अलग तरीके से जो इन्होंने बहाली किया था शिक्षकों का, उसी समय बहुत बड़ा फर्जीवाड़ी हुआ। जो और आज जिस तरह से ये शिक्षक इतने सालों से अपना सेवा प्रदान कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और खास करके अब तो ये सवाल उठ रहा है कि अगर सक्षम ही नहीं थे शिक्षक तो इतने सालों से क्या पढ़ा रहे थे। तो सबसे पहले तो जितने जो बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हुआ, इसका कौन था? जो अभी नीतीश कुमार जी क्रेडिट लेते हैं, शिक्षा में सुधार की क्रेडिट लेते हैं, बिहार में अलग अलग कार्यों में, इसका क्रेडिट कौन लेगा? जो कि 20 साल से 15 साल से जो शिक्षक जिस तरह से पढ़ा रहे थे, पिछले 17 साल से 15 साल से जो बच्चों का भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया, इसका क्रेडिट कौन लेगा? ये धीरज जी बताएंगे। दूसरी तरफ से कि जिस तरह से आपने बोला, जो शिक्षक है वो पढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन उसमें उनकी क्वालिटी है कि दूसरा काम वो कर सकते हैं, उनको वहां से ट्रांसफर करने की अगर ये बात घोषणा कर दिया जाता, उनकी नौकरी नहीं जाएगी, वो शिक्षक नहीं रहेंगे, किसी और विभाग में काम करेंगे, तो ये नौबत ही नहीं आता। ये जो नौबत ही नहीं आता कि लोग अपना जो है, जिनको लगता है कि हमारी मेरी नौकरी नहीं जाने वाली है। सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षक इतने सालों से पढ़ा रहे हैं, आज उनको बैठा दिए जो कंप्यूटर के साथ, छात्र ही नहीं रहे, कंप्यूटर हिंदी पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, उनको कंप्यूटर से कोई लेना देना नहीं है। आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, कहाँ से कोई ऑनलाइन एग्जाम दे पाएगा? फिर भी उन्होंने बहुत मेहनत किया, टफ एग्जाम की। जब एग्जाम में बैठे, जब बाहर निकले तो बोला गया कि जो हमको पढ़ाना है, अगर किसी को क्लास 5 में पढ़ाना है तो उसको क्या बोलिएगा? क्या प्रोफेसर का जो आप क्या बोलिएगा कि एमए का जो पढ़ा सकता है उसका, जो आप जो सक्षम है कि नहीं है वो आपको देखना पड़ेगा कि 1 तक पढ़ाने वाले बच्चे 1 के लिए सक्षम है कि नहीं, 10th में पढ़ाने वाले 10th के लिए सक्षम है कि नहीं, जो 12th में पढ़ा रहे हैं 12th के लिए। आप सबको टेस्ट से जो एग्जाम लीजिएगा, आप इसका मतलब ये कि सबका आपका नियत और नीति में ही यहीं पे सवाल उठता है कि आप जिसकी सक्षमता की बात है, मेरी सक्षमता वहीं पर निर्भर करेगी कि किस जगह मुझे रखना है। रखना किसी को क्लर्क में है और उसको आप IAS वाला एग्जाम पूछिएगा, रखना किसी को आपको ये है, आप बनाना आपको कंडक्टर है, अब ड्राइविंग आता है कि नहीं आता। सो हर चीज ये बहुत बड़ा जो झोल-मोल हो रहा है। और दूसरी बात की जो के पाठक जी और हमारे मुख्यमंत्री जी का जो अंडरस्टैंडिंग सही नहीं है कि बिहार के बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है, इसको बहुत जल्द सॉर्ट आउट करना चाहिए। और टीचर और बच्चे क्या, टीचर को बच्चों को सुबह 7 बजे से बोलिए 12 बजे तक पढ़ाएंगे, कितने ज्यादा जाएंगे? तो इसमें सोचने की जरूरत है। और अगर नहीं हुआ, बहुत जल्द बिहार की जनता और टीचर सब समझ रहे हैं माननीय नीतीश कुमार जी किस तरह से शिक्षा विभाग में फेलियर है, बच्चों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ जो हो रहा है, इस पे रोक लगना चाहिए। ठीक है, धीरज जी। राजेश जी, आज से 18 साल पहले की क्या स्थिति थी बिहार की? बिहार में यही रोना होता था। 17 साल से आपकी सरकार इस बात बच्चे को पढ़ाया करते थे। अब आप बोल रहे थे, सुन रहे थे, तो इनकी बात आप सुन लीजिए। आप धीरज जी को सुनिए, मधु जी नहीं, बताइए। मैं आपको सुन रहा हूँ धीरज। नहीं, मैं आपको सुन रहा हूँ, बोलिए धीरज जी। आप नहीं दे रहे, बताइए तो कैसे हम नहीं वो बोलने देंगे भाई, आप बोलिए। देखिए, बिहार की क्या स्थिति थी किसी से छिपी नहीं हुई है। नियोजित शिक्षक भाइयों का मामला है, सरकार इसके प्रति एकदम संवेदनशील है। और माननीय शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। ये बात को कंफर्म ये लोग अपने दिमाग में डाल लें।
अब क्या होगा, सरकार क्या पॉलिसी बनाती है, थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि जो लोग पास नहीं करेंगे उसके लिए भी कुछ ना कुछ सरकार करेगी। लेकिन एक बात जान लीजिए, सौरभ जी हैं, दिलीप जी आप कह रहे हैं किसी भी सेक्टर में आप जाइएगा तो प्राइवेट सेक्टर के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, अलग अलग तरह के वर्चुअल सेंटर खुले हुए हैं, बहुत सारी एजेंसियां काम करती है, सरकार उसी से काम कराती है। अब धीरे धीरे आप जान लीजिए कि वर्चुअल, जैसे हम लोग आज इस डिबेट में अपने घर से ही जुड़ गए हैं, तो ये एक क्रांति है, इसको क्रांति बोला जाएगा कि हम लोग अपने घर से भी, नहीं तो राजेश जी आप लोग के स्टूडियो में आने के लिए आधा घंटा 1 घंटा पहले जाके बैठना पड़ता था। अभी जो स्थिति है कि कहीं से स्काइपी से जुड़ जाते हैं। तो देखिए अलग अलग समय पर व्यवस्थाएं बदलती रहती है। अभी देख लीजिएगा कुछ दिन में ऐसे हो जाएंगे कि घर से ही परीक्षा हो जाएंगी, कुछ ऐसे भी डेवलपमेंट हो सकते हैं कि परीक्षा घर से भी आप दे सकते हैं, अब कोई चीटिंग भी नहीं होगी। और एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी लोग हैं सेवा में जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, उनको शपथ दिलाई जाती है कि हम निष्ठा पूर्वक अपने कार्यों का निर्वहन करेंगे, ईमानदार रहेंगे। अब हम ही में से लोग अगर भ्रष्ट निकल जाएं, आप देखे होंगे जिस समय एग्जाम हो रहा था कई डीएसपी लोग भी पकड़े गए थे, कई लोग पॉलिटिकल लोग भी थे, जेल में अभी बंद है। तो उसका क्या कर सकते हैं? आप रामायण और महाभारत पढ़े हैं ना, आप उसमें देख लीजिएगा, उस समय भी गड़बड़ लोग थे, आज भी गड़बड़ लोग हैं। इस बात से हम इनकार नहीं कर रहे हैं, उस समय भी थे, आज भी हैं। लेकिन एक बात जान लीजिए, अपना सुधार जग का सुधार है। हम अपने से शुरू करेंगे, आप अपने से शुरू करेंगे तो एक दिन सब लोग अच्छे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ तो है ना कि मतलब एक दूसरे कुल मिला के ये इल्जाम लगाना, कुल मिला धीरज जी, कुल मिला के ये डिबेट का सार है वो ये है कि आप टाइम नहीं बताएंगे शिक्षकों को, वो गीता खरीद लें और पढ़ें अपना घर में कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाओ। बिल्कुल नहीं। नियोजित शिक्षक भाइयों से हम यही आग्रह करना चाहते हैं कि आप लोग परीक्षा दीजिए। अगर कुछ लोग पास नहीं भी करेंगे तो माननीय मंत्री जी का भी भाषण आप सुन लीजिएगा, सदन में बोले हैं, और देखिए कुछ ना कुछ तो है कमियां, जिसके चलते आज इस पर हम लोग डिबेट कर रहे हैं टाइमिंग के लेकर, क्योंकि के करते रहते हैं इधर उधर लेकरबाजी। एक बात ध्यान रखिए कि माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है। ये भी कहा था कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा, वही होगा। मधु जी उन्होंने ये भी कहा था कि सप्लीमेंट्री का रिजल्ट आएगा, नहीं आया, आएगा। एकदम चलिए विचार करने की जरूरत है, सब कुछ आएगा। जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो वादा किया है नीतीश कुमार जी होगा। थोड़ा सौरभ जी कुछ कह रहे हैं? राजेश जी सुन लीजिए बस संक्षेप में कि आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो विषय है ही, लेकिन जो करना है वो आप नहीं करेंगे, जो करने वाले हैं वो आप नहीं बताएंगे, अपने ही द्वारा विभाग द्वारा जो चिट्ठी निकले उसी को फर्जी बताएंगे। अरे बड़े पैमाने पर हम लोग आज से नहीं पिछले 10-15 वर्षों से देख रहे हैं, इतने बड़े बड़े लोग शामिल थे ना पेपर लीक में, आप उसको नहीं बचा पाए, आप उसको भाग गए। अगर नाम उजागर करना है ना तो कहिए या जांच बैठा के देख लीजिए, वो किसी की सरकार हो, हम लोग सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो व्यवस्था खराब है उसी को ठीक करना। ठीक आप ही के माध्यम से होगा, हम लोग के माध्यम से नहीं होगा। लेकिन आप पेपर लीक हुआ, 67वीं पेपर लीक हुआ, 66वीं पेपर लीक हुआ, अब बड़े लोग शामिल थे उसमें, लेकिन आप उस पर कार्रवाई ना करके उनको एक पारित, आप उसको एक क्या कहते हैं एक और बड़े पद पर बैठा दिए। कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन गया और कोई यहाँ से दूसरी जगह चला गया। अब उस पर नहीं आइए, जो समस्या है उसका समाधान कीजिए। टाइमिंग को लेकर कोई विवाद नहीं है, 9 बजे बुलाइए, 10 बजे बुलाइए, शिक्षक तैयार है, बच्चे तैयार है। लेकिन ये जो विवाद है ना उसको आप अपने ठीक कर लीजिए। शिक्षा विभाग बड़ा है कि मुख्यमंत्री का वक्तव्य बड़ा है, लेकिन इतना जरूर है कि बिहार के समस्याओं पर सर्वोपरि हैं, वही बड़े हैं, वो जो कहेंगे वही होगा। तो हम लोग देख लेंगे, हम इंतजार कर रहे हैं, देख लेंगे। वो तो हम लोग बिहार के लोगों ने भी चाहते हैं, आप घर रखिए। इस घटना हम लोग तो जानते ही हैं, हम यही जानते थे। हाँ, लेकिन अब हाँ, लेकिन आरजेडी के नेता के कोटा के मंत्री का नहीं, देखिए विपक्षी की तरह बात ना। अभी आप बता रहे थे कि मंत्री परिषद गठन हो गया, शिक्षा विभाग तो जेडीयू के पास है ना, अरे शिक्षा विभाग जेडीयू के पास है ना, विजय चौधरी शिक्षा मंत्री है ना। अभी बात समस्याओं पर वही मांगे। अब आज वक्त नहीं है, एक लाइन धीरज जी की जाएगी। एक चीज है धीरज जी, इतना जरूर कहेंगे हम कि जो मुख्य समस्या है उसका समाधान नहीं हो पा रहा है।
लेकिन आप लोग कई मामले को लेकर, कभी कुछ लोग कभी छुट्टी कटौती लेकर, कभी बोरा बोरी बेचने को लेकर, कभी टाइमिंग को लेकर, कभी कुछ कोई और समस्या, लेकिन इतना जरूर है कि मेन समस्या से ध्यान हटाकर आप बातों को दूसरी तरफ ले जाते हैं। ठीक है धीरज जी, दोनों लोग बैठे हुए हैं, सौरभ और दिलीप जी। आप कह रहे थे ना कि विपक्ष की तरफ बात करते हैं, इन दोनों से पूछिए कि कौन सी सरकार यहाँ है जिसके राज्य में इन्होंने लाठी नहीं खाई है, जरा पूछिए दिलीप जी, किस राज्य जी को बोलेंगे तो एक समय बोलेंगे आरजेडी के प्रवक्ता हैं। हम आरजेडी में नहीं प्रवक्ता है, हम आप उसी पार्टी में थे जिस पार्टी में आप और मधु मंजरी जी सरकार ऐसी है। मेरा सवाल सुनिए दिलीप जी, कौन सी सरकार ऐसी है जिसकी राज्य में आपने लाठी नहीं खाई है, बताइए। ऐसी तो कोई सरकार अभी नहीं बनी है फिलहाल बिहार में जिसमें लाठी हम लोग ना खाए हों। और ये समझिए कि ईश्वर की कृपा समझिए कि ईश्वर ने हमको मौका दे दिया कि अपनी निष्पक्षता को हम साबित कर पाए। नहीं तो हमारे ऊपर आरोप लगता था कि हम आरजेडी का एजेंट है, क्योंकि लंबे समय से बीजेपी और जदयू सरकार में रही है और हम आंदोलन 2016-15 से कर रहे हैं। तो हमारे ऊपर आरोप लगता था कि हम आरजेडी के एजेंट है। और इत्तेफाक की बात देखिए, पिछले डिबेट में आरजेडी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आप बीजेपी के एजेंट है। गजब हाल है भाई। जब तेजस्वी यादव जी हमारे शादी के कार्ड को ट्वीट करते हैं विपक्ष के नेता रहने पर, विपक्ष के नेता रहने पर परिणाम जो है पॉजिटिव आया है, ऐसा नहीं है। और जितने भी बोल रहे हैं शिक्षक भाई लोग हैं, आप लोग को धन्यवाद देते हैं। और वो क्या हुआ जब पैनल में बैठे तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आप सुन लीजिए, लाखों शिक्षक हैं, लेकिन सबको देखिए दिलीप जी, आपने हम लोग को कम से कम इसी डिजिटल पे मौका मिलता है बोलने का, टीवी पे नहीं मिलता है मौका, तो कम से कम यहाँ भी बोलने दीजिए। इस बात के लिए सुन लीजिए ना, जी ग्रुप को और हम सरकार को कार्यक्रम खत्म करेंगे। लास्ट मुद्दा पर ये लोग मौका देते हैं और ये जी ग्रुप का को हम लोग धन्यवाद। और आप लोगों को भी टाइम नहीं है, सुन लीजिए, खत्म करेंगे टाइम। दिलीप जी देखिए, दिक्कत यही है ना कि जब विपक्ष में तो हमारे मुद्दों पे लोग साथ देते हैं। तेजस्वी यादव जी जब विपक्ष में थे 2020 में, जब हम आंदोलन करते थे, अपनी शादी के कार्ड पे लिखवाया था पेपर लीक मुक्त बिहार हो अपना, और पेपर लीक की सीबीआई जांच हो। लेकिन उस समय विपक्ष में मुद्दा उठाया गया, तेजस्वी यादव जी ने हमारे शादी के कार्ड को ट्वीट किया। लेकिन जब उस सरकार में और विधानसभा में 2020 में विधानसभा चुनाव में सारे मुद्दे को, जो 15 सूत्री हमारा डिमांड था नीतीश कुमार जी से, उन सारे मुद्दों को लेकर तेजस्वी यादव जी चुनाव लड़े हैं। आज भी वो देख लीजिए, मेरे फेसबुक पे अपलोड है। और उसके बाद तेजस्वी यादव जी ने उठाया। लेकिन जब वो सरकार में आए तो एक भी मुद्दा पे काम नहीं किए। अगर गिना देखिए एक भी मुद्दा उन्होंने किया हो, उसी चेयरमैन को, सुनीत कुमार को 3 साल का एक्सटेंशन दे दिया जाता है, तेजस्वी यादव जी चुप रहते हैं। पेपर लीक की सीबीआई जांच तो छोड़ दीजिए, बिहार सरकार भी कोई जांच नहीं कराई। बात करेंगे दिलीप जी, अब जो आज है ना, इसी मुद्दे पर हम कल भी बात करेंगे, ठीक है। धीरज जी बहुत शुक्रिया आपका, सौरभ जी आपका भी, दिलीप जी आपका भी, मधु मंजरी आपका भी, और भी हमारे साथ। दोस्तों आपने ये बड़ा डिबेट सुना और समझा नियोजित शिक्षकों को लेकर। ये काफ़ी अच्छा डिबेट था दोस्तों, में शेयर कीजिएगा वीडियो। और पक्ष विपक्ष सभी के द्वारा ये बातें जो है वो रखी गई है कि जो भी हमारे नियोजित शिक्षक हैं उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया ही जाएगा, लेकिन सारी सुविधाओं को लेकर भी ये बात कही गई है कि कई सारी मांगे हैं वो भी लगातार पूर्ण की जाएंगी। तो दोस्तों कहीं ना कहीं एक बिग ब्रेकिंग न्यूज़ भी है कि नियोजित शिक्षकों के पक्ष में अब फैसला आएगा और कहा जा रहा है तत्काल परीक्षा को भी रद्द किया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार से जो परीक्षा ली गई थी वो गलत था। क्योंकि जो शिक्षक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं विद्यालयों में, उन शिक्षकों को किसी प्रकार की शिक्षा नहीं, किसी प्रकार की परीक्षा देने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि कल देखिए परसों देखिए यहाँ पे 13 तारीख को जो है बड़ी सुनवाई होगी पटना हाई कोर्ट में, और वहाँ से भी कुछ निर्णायक फैसला सामने उभर के आएगा। तो सभी से मैं यही कहूँगा कि भाई आप लोग जो है वो धैर्य बना के रखिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए और अधिक से अधिक नियोजित शिक्षक चैनल के माध्यम से जुड़िए, क्योंकि लगातार जो है ये मांग जो है उठी है नियोजित शिक्षकों की, हम की परीक्षा हमारी ना हो और हमारी सारी शर्तें मानी जाए। और कल शिक्षा मंत्री भी आए थे, ऐच्छिक स्थानांतरण को लेकर उन्होंने भी वार्ता की थी। उनका भी कहना था कि भाई जो ऐच्छिक स्थानांतरण का मामला है वो हम सामने ले आएंगे, और जो भी मुद्दे हैं काफ़ी गंभीर हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर। तो स्पष्ट रूप से एक बात तो क्लियर हो गई है कि भाई नियोजित शिक्षकों का जो मुद्दा है वो काफ़ी गंभीर है, और जल्द से जल्द हम कह सकते हैं कि भाई कुछ अच्छा ही देखने को मिलेगा और अच्छी ही खबर निकल के आएगी। जो लोग भी लंबे अरसे से इंतजारी में बैठे हैं कि क्या फ़ैसला आएगा नियोजित शिक्षकों को लेकर, तो वही कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट का सभी को इंतज़ार है।
और सभी लोग कोर्ट का सम्मान करते हैं। जो भी छात्र नेता हैं वो लोग पटना हाई कोर्ट में अपने सुनवाई का जो है तैयारी कर रहे हैं और सभी को बिग ब्रेकिंग न्यूज़ जल्द से जल्द निकल के सामने आएगी और अच्छा अपडेट आपको मिलेगा कि भाई जो भी आपका नियोजित शिक्षक हैं उनके पक्ष में सरकार जो है वो फैसला ले, उनके लिए कुछ बेहतर करे और उन्हें जो है आगे जो है ले जाए और किसी प्रकार की बिना किसी परीक्षा के ही राज्यकर्मी दर्जा देने का जो फैसला है वो मान्य हो। देखिए मैं आपको बता दूं कि जो भाजपा है वो अब सत्ता में आई है और पहले जब भाजपा जो है जब सत्ता में नहीं थी तो लगातार आवाज़ उठाती थी नियोजित शिक्षकों को लेकर। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।